गैस्ट्रुलेशन हमने देखा था। क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद जो गैस्ट्रुला स्टेज आते हैं उसके अंदर क्या होता है, तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की जो क्रिया है वो गैस्ट्रुलेशन कहलाते हैं। इसमें 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस दौरान संरचना विकास की गतियाँ या मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होती हैं। इसके अंतर्गत भ्रूण के विभिन्न भागों का स्थानांतरीकरण भी होता है, जिसके फलस्वरूप एंडोडर्म लेयर से संभावी इंटरनल ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं तथा भ्रूण के भीतर की ओर उनकी गतियाँ होती हैं। आगे देखें हम फैट मैप्स। फैट मैप्स क्या है? किसी विकासशील भ्रूण विशेषकर ब्लास्टुला के प्रत्येक भाग की फ्यूचर क्या है, नियति क्या है, एक मैप के द्वारा दर्शाई जाती है। इस मैप को फैट मैप कहते हैं। यानी जो एग है उसका कौन सा भाग आगे जाकर किस अंग का निर्माण करेगा, इसका पता जिस टेक्निक के द्वारा लगाया जाता है उसको फैट मैप कहा जाता है। वाइटल रंगा पदार्थ का सर्वप्रथम उपयोग एम्फीबियंस के भ्रूणों के फैट मैप्स बनाने में किया गया था और इसकी सहायता से सबसे पहले एम्फीबियंस का जो फैट मैप है वो बनाया गया। वाइटल रंगा पदार्थ के अंदर नाइल ब्लू सल्फेट, न्यूट्रल रेड, बिस्मार्क ब्राउन आदि उपस्थित होते हैं। हम एक एम्फीबियंस के भ्रूण का फैट मैप्स को देखें तो एक उभयचर के ब्लास्टुला की संपूर्ण सतह को 3 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, एनिमल पोल तथा उसका निकटवर्ती भाग, माध्यमिक क्षेत्र अर्थात परिधीय क्षेत्र या मार्जिनल जोन जो कोरक या ब्लास्टुला की विषुवत रेखा को घेरे भाग होता है, तथा थर्ड वन वेजिटल पोल या पादप ध्रुव तथा उसका निकटवर्ती भाग। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल पोल। जंतु जो क्षेत्र हैं में 2 प्रमुख क्षेत्र उपस्थित होते हैं। वह क्षेत्र जिसकी नियति भ्रूण का तंत्रिका तंत्र विकसित करना होता है तथा सेकंड वह क्षेत्र जिससे भ्रूण की एपिडर्मिस विकसित होती है। इन्हीं 2 क्षेत्रों से सेंस ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट होता है, अर्थात तंत्रिका तंत्र क्षेत्र का एक अंश भ्रूण के नेत्र निर्माण में भी भाग लेता है। अधिचर्म क्षेत्र में नासा एवं कर्ण को विकसित करने हेतु पदार्थ उपस्थित होते हैं तथा यहीं पर मुख का एक्टोडर्मी भाग भी उपस्थित होता है। सेकेंड वन मार्जिनल जोन या परिधीय क्षेत्र में भ्रूण के पृष्ठ भाग के बड़े हिस्से से नोटोकॉर्ड डेवलप होती है। इसी क्षेत्र के निचले यानी वेजिटल पोल में वे पदार्थ उपस्थित होते हैं जिनसे एलिमेंट्री कैनाल के अग्रभाग, माउथ, क्लोम तथा फेरिंग्स को रेखित करने वाले एंडोडर्म लेयर भी उपस्थित होते हैं। वेजिटल रीजन, इसमें वे कोशिकाएं आती हैं जो मिड गट तथा हाइंड गट के परिवर्धन में भाग लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए कि एक एम्फीबियन जो एक्सोलोटल है उसके गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर फैट मैप के द्वारा पता चलता है कि कौन सा भाग जाके किस अंग का फॉर्मेशन करेगा। गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर विभिन्न मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होते हैं। जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट ये कोशिकीय समूहों का स्थानांतरीकरण होता है, यानी कोशिकीय समूह वयस्क जंतु के विभिन्न भागों में होने वाली गतियों से बिल्कुल अलग गतियाँ होती है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होते हैं। क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के अंतर्गत होने वाली जो ये सेलुलर मूवमेंट है ये इरिवर्सिबल होती हैं और स्टेबल या स्थायी होती हैं। इन निर्दिष्ट एवं स्थायी गतियों के फलस्वरूप भ्रूण के अंदर आमूल संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं तथा नवीन संरचनात्मक तत्वों का निर्माण होता है। उदाहरण भ्रूण में उपस्थित
जनरल जो कोरक चर्म या ब्लास्टोडर्म की अविभेदित कोशिकाओं के स्थान पर आर्केंट्रॉन, न्यूरल ट्यूब तथा नोटोकोट जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है। फलस्वरूप इन सभी नवीन आकार की जो संरचना का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संरचना विकास की गतियाँ कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के अंतर्गत इन गतियों को फॉर्मेटिव मूवमेंट्स अर्थात अथवा गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स भी कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के अंदर हम देखते हैं विभिन्न गतियों के साथ संरचना में दो मुख्य गतियाँ होती हैं, मूलतः दो प्रकार की, एपीबोली और एम्बोली। सबसे पहले बोले एपीबोली। इसमें क्या होता है, जो एक्टोडर्म का निर्माण है वो कोरक खंड है होते जो एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं। इन छोटे परिमाण के कोरक खंडों में चपटे होने की प्रवृत्ति होती है, अतः विदलन के क्रिया के अंतर्गत सतत विभाजित होने एवं संख्या में निरंतर वृद्धि के साथ ये क्रमशः चपटे भी होते जाते हैं। फलस्वरूप ये संभावी एक्टोडर्मिक कोशिकाएं डेवलपिंग एम्ब्रियो की संपूर्ण सतह पर फैल जाती हैं और केवल एक स्थान छोड़कर जहां ब्लास्टोपोर बनता है। अतः इस प्रक्रिया द्वारा एक्टोडर्म निर्माण कोरक खंड बड़े परिमाण के उपस्थित कोरक खंडों को घेर कर इन्हें भ्रूण के भीतर की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। मेंढक के भ्रूण में गैस्ट्रुलेशन के अंतर्गत एपीबोली प्रारूपिक प्रक्रिया के रूप में उपस्थित होती है। यानी सेकंड वन एम्बोली, यह एक इस प्रकार की संरचना विकास कहती है जिसके द्वारा सेल्स है वो सेंटर की तरफ मूव करती है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन इनवेजिनेशन, यह सरलतम प्रकार की गैस्ट्रुलेशन क्रिया होती है और यह उन जंतुओं में होती है जिनमें पित्तक की मात्रा बहुत कम होती है, अर्थात ओलिगोलेसिथल एग्स में, एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा का एग वगैरह में ये होती है। सेकेंड वन इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन प्रक्रिया में बाहरी सतह कोरक खंडों का भ्रूण के भीतर रोलिंग यानी लुढ़क कर या टर्निंग इन होकर पहुंचना होता है। एग्जाम्पल इसमें ब्रैंकियोस्टोमा मछलियाँ तथा उभयचरों के कोरक खंडों में इन्वोल्यूशन कोरक रंध्रों के ओष्ठों से होता है, किंतु रेप्टाइल्स, एव्स तथा ओविपेरस प्रोटोथेरियन स्तनियों में यह क्रिया विकासशील भ्रूण के विशिष्ट भाग जिसे प्रिमिटिव स्टिक कहते हैं में होती है। इन्वोल्यूशन प्रक्रिया में संभावी मेसोडर्मी एवं एंडोडर्मी कोरक खंडों का भीतर की ओर अभिगमन अर्थात गति कोरक रंध्र की परिधि से होती है। इस क्रिया को कन्वर्जेंस कहते हैं। साथ ही इसके अंदर कन्वर्जेंस होती है जब संरचना विकास की कोशिकाओं की गतियां होती है जिनके फलस्वरूप इनका प्रसरण निर्दिष्ट क्षेत्रों में हो जाता है और कोशिका दूर की ओर तो होती है। इससे डाइवर्जेंस की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट इंग्रेशन, इस प्रकार की एम्बोली में भ्रूण की ब्लास्टोडर्म विभिन्न बिंदुओं अर्थात क्षेत्रों से भीतर की ओर धंसकर गैस्ट्रुलेशन को संपन्न करते हैं। डिलेमिनेशन, यह क्रिया उन जंतुओं की विकासशील अंडाणुओं में होती है जिनमें पित्तक की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, जैसे पॉलीलेसिथल एग, मुर्गी के अंडे वगैरह में। गैस्ट्रुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस प्रक्रिया द्वारा कोरक चरण का एक स्तरीय कोरक चर्म जो होता है वो 1, 2 अथवा 3 स्तरों में यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में डेवलप हो जाता है। जर्मिनल लेयर्स कहते हैं इनको, और ये जर्मिनल लेयर्स उच्च श्रेणी के जंतुओं में संख्या में 3 होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनमें से बाहरी स्तर एक्टोडर्म से त्वचा तथा तंत्र का निर्माण होता है। मध्य के मेसोडर्म स्तर से पेशियों, रक्त परिवहन तंत्र, देह गुहा अर्थात सीलोम का निर्माण होता है और कशेरुओं
का उत्सर्जन तंत्र एवं अंतःकंकाल भी मेसोडर्म द्वारा निर्मित होता है। सबसे भीतरी परत एंडोडर्म से आहार नाल और पाचक ग्रंथियां बनती हैं। महत्व की बात करें तो इसमें मॉर्फोजेनिक मूवमेंट क्रिया द्वारा भ्रूण की कोशिकाओं को पुनः व्यवस्थित किया जाता है, साथ ही इनमें विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन भी होता है। इनमें कोशिकीय विभाजनों की गति धीमी की जाती है। भ्रूण के परिमाण में विशेष वृद्धि नहीं होती। मेटाबॉलिज्म में विभिन्नता आती है तथा कोशिकीय ऑक्सीकरण बढ़ जाता है। भ्रूण की कोशिकाओं का रेगुलेशन इनमें स्थित केंद्रक सक्रिय रूप से करने लगता है तथा भ्रूण की कोशिकाओं में जनक गुणसूत्रों का प्रभाव विदित होने लगता है। नई एवं विभिन्न प्रकार की प्रोटीन जिनका अंडाणु में अभाव था का संश्लेषण होने लगता है। थैंक यू।